अच्छा मिनाज भाई, मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही पहले भी कुछ वाक़यात शेयर कर चुका हूँ। ये वाक़या भी लास्ट मंथ का ही है। मेरे कुछ दोस्त हैं, हम लोग एक्चुअली कुछ पीक्स वगैरह क्लाइंब करते हैं जो 4000 तक की होती हैं। उसके बाद इंशाल्लाह अगर हुआ तो आगे बड़ी पीक्स भी क्लाइंब करेंगे। बट एक पीक है कागान वैली में, उसका नाम चमड़ा पीक है। और आई एम श्योर अगर कोई लिसनर है जो माउंटेनियर है तो उसको आइडिया होगा। तो वो कागान वैली में है। और कागान वैली में जो है जब आप जाते हैं इधर शुगरान से थोड़ा पहले उसका एक रास्ता जाता है। हम विंटर में गए थे उसकी एक्सपीडिशन में, क्योंकि अभी तक विंटर में उसको किसी ने भी क्लाइम नहीं किया है। सही। उसको विंटर में क्लाइम करना जो है वो अभी तक मतलब पॉसिबल नहीं। समर में बहुत लोगों ने क्लाइम किया, विंटर में अभी तक कोई भी नहीं कर सका उसको। तो हमारे एक ग्रुप था 7 लोगों का, हमने कहा चलो हम चलते हैं उसको क्लाइम करके आते हैं। और ऑलमोस्ट काफी मतलब शुरू में क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो हुई भी थी, 8-8 9-9 फुट बर्फ थी। बट खैर हमारे साथ हम 6 लोगों का ग्रुप था। कराची से 2 लड़के थे, कुछ लाहौर से थे, कुछ इस्लामाबाद से थे। और कागान से ही हमने जो है वो 4 हमें पोर्टर मिल गए थे और एक हमारा कुक था और एक गाइड हमने वहीं से लिए और हमने चल पड़े। पहला दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन हुआ ये कि जो रास्ता था वो क्योंकि जैसे हम प्लान करते हैं ना, विंटर का एक थोड़ा ये डिफेक्ट ये होता है कि समर में हम जितना प्लान करते हैं कि हम इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, विंटर में वैसा नहीं हो पाता क्योंकि वेदर सही। कंडीशंस काफी खराब थी, स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रही थी। तो एक छोटा सा गांव आता है रास्ते में, उसका नाम है रेवड़ी। रेवड़ी के नाम से गांव है। जो हमारा एक पोर्टर था वो उसी का गांव था। और अभी वो गांव पूरे का पूरा मतलब अबेंडन था इन दिनों, क्योंकि विंटर में स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी लोकल आबादी है वहाँ की वो सारे नीचे आ जाते हैं मानसेरा और बालाकोट की तरफ। तो वो पूरे का पूरा गांव अबेंडन था, एक भी घर में कोई भी वहां पे आवाम नहीं रह रही थी। तो वो जो हमारे साथ एक पोर्टर था उसने बोला कि यार मेरा घर है ऊपर, वहां पे जो है हम रात स्टे कर लेते हैं क्योंकि स्नोफॉल बहुत बहुत ज्यादा हो रही है। तो हम लोग जो है वो कैंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि अगर स्नोफॉल ज्यादा हो जाए तो वो फिर कैंप धंस जाते हैं। तो खैर हमने कहा चलो तो खैर हमने जो है वो ये सोचा कि चलो इसके घर पे स्टे करते हैं। और फिर हमने तकरीबन कोई शाम 7 बजे का टाइम था, हम लोग उसके घर पे पहुंचे और उसने कहा कि सुबह जो है हम लोग 3 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। और रात को हमने स्टे किया। अच्छा हमारे साथ एक लड़का था, उसको एस्ट्रोग्राफी जो होती है, जो स्टार्स वगैरह को जो कैप्चर करते हैं, उसको उसका शौक था। तो उसने अलार्म लगाया 2 बजे का कि यार मैं मतलब 7 बजे सो रहा हूँ, 2 बजे उठूंगा और फिर जो है मैं मतलब कैप्चरिंग वगैरह करूंगा। उसको खैर मना किया उस पोर्टर ने कि यार ये जो इलाका है अब ये अबैंडन है, जब यहाँ पे लोग होते हैं ना तब तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अदरवाइज ये इतनी सेफ प्लेस नहीं है। अच्छा सेफ प्लेस नहीं का सुन के उसको लगा शायद कोई जानवर वगैरह होंगे। तो उसने बोला यार मैं पहले भी कैंपिंग बहुत दफा की है, सोलो ट्रैवलिंग भी किया, तो इतना कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई जानवर आएगा भी तो 16 मेरे पास वेपन भी है और मेरे पास नाइफ वगैरह भी है, तो देख लेंगे। बट खैर वो आपको पता है कि जब कोई बंदा किसी चीज के बारे में पैशनेट होता है तो फिर वो हर चीज को इग्नोर कर देता है। बट खैर उसका मतलब कुछ और था। तो वो खैर रात को 2 या 2:30 बजे का उसने अलार्म लगाया। दिन के टाइम तो काफी स्नोफॉल थी, बट इत्तेफाक से रात में जो है वो थोड़ा सा मौसम क्लियर था। जब वो बाहर जाने लगा तो उसने मैं उसके बिल्कुल साथ सोया था, तो उसने मुझे बोला कि यार मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मतलब देख लेना, कोई ऐसा ना हो कोई लड़का उठे और वो परेशान हो जाए कि भाई मेरे साथ वो लड़का सोया था, कहाँ चला गया। तो खैर अब उसने मुझे जगा दिया। तो मेरी भी जो है वो फिर आपको पता है कि ऐसी मौके पे जब कोई नींद से उठा दे आपको तो फिर आप कच्ची नींद में ही होते हो। खैर मैं सोया हुआ मतलब मैं सोया हुआ था, अच्छा खासा जाग गया। अब मैं उसके वेट में बैठा हूँ कि चलो अगर वो आएगा भी तो नॉर्मली 1 घंटे में आएगा। मैं बैठ के अपना मोबाइल यूज करने लग गया। उसको गए हुए कोई 10 मिनट हुए होंगे मुश्किल से। वो वापस आया हाँफता कांपता और उसका सांस चढ़ा हुआ। तो उसका नाम हुनैन है। तो मुझे लगा शायद हो सकता है वो कोई स्लिप वगैरह ना हो गया हो, क्योंकि वो पूरा ना उसके बर्फ भी लगी हुई हाथों पे और चेहरे पे और वगैरह। तो खैर मैंने उसको बोला कि हुनैन क्या हुआ। तो कहता है यार
मुझे तो लगा था यहाँ पे जंगली जानवरों से मतलब खतरा है और तो मैंने कहा तूने कुछ ऐसा जानवर वगैरह देख लिया? तो कहते नहीं नहीं यहाँ पे और भी कुछ है। तो खैर फिर वो चुपचाप सो गया। उस टाइम ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ था बेचारा, और जो भी उसको सूरतें-वूरतें आ रही थी, पड़ रही थी उस टाइम, क्योंकि मैं खुद उसको देख के थोड़ा-सा डर गया, तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा चलो सुबह होगी तो इससे पूछेंगे। तो खैर जब सुबह हुई तो उसने बताया कि जब मैं एस्ट्रोग्राफी करने के लिए गया और मैंने अपना कैमरा सेट किया वहाँ पे, तो बिल्कुल जो सामने उसके घर था, तकरीबन कोई जहाँ से वो था उससे कोई 300 फुट दूर होगा या 350 फुट दूर होगा। कहता है कि वहाँ पे जो है मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पे कोई चल रहा है, और ना बर्फ पे जैसे बकायदा, क्योंकि सन्नाटा होता है तो बर्फ पे हल्की सी भी किसी चीज़ के पाँव कदम आए तो आवाज़ अच्छी खासी आती है। तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा है। तो मुझे पहला ख़्याल यही आया कि कोई जानवर होगा। तो अब मैंने अपना कैमरा सेट करके, कैमरा तो मेरा क्लाउड्स के उस सॉरी स्काई की तरफ था, बट मैं उस घर को गौर से देख रहा था। और अब ये कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि आवाज़ आ रही है उस घर के पीछे से आहिस्ता, 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 और अभी मुझे लगा कि अब वो जो भी चीज़ है वो नज़र आएगी मुझे, बट हिचक के कुछ भी नज़र नहीं आया। और फिर थोड़ी देर के बाद वो जो जैसे दरवाजे होते हैं, और दरवाज़ों के ऊपर वेंटिलेशन के लिए जो खिड़कियाँ होती हैं, ये कह रहा है कि उस रोशनदान में से जो है मुझे जैसे 2 दिए जलते हैं, 2 दिए जलते हुए नज़र आए, और वो 2 दिए ऐसे थे जैसे किसी की आँखों में ना अंगारे जैसे जल रहे हों, और वो बड़ा गौर से कोई जैसे आपको देखे तो वो आग भड़कती है और फिर स्लो होती है और फिर भड़कती है और फिर लो होती है। तो इसको पहले तो थोड़ा-सा ऑड लगा, और अब इसने खैर वो कैमरा उसपे एक कैनन का एक बल्ब फंक्शन होता है जिसमें आप कैमरा सेट कर दो तो 45 मिनट तक आपकी पिक्चर वगैरह कैप्चर होती रहती है। तो अब इसको थोड़ा-सा तजस्सुस हुआ कि मैं थोड़ा आगे से जाके देखता हूँ कि भाई क्या है? तो ये थोड़ा-सा आगे गया तो उसने देखा कि वो जो अंगारे से थे वो दोनों के दोनों हवा में सर्कल मोशन वाइज़ घूम रहे हैं, और कोई उसके सपोर्टिव कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ़ हवा में एक चीज़ घूम रही है, और ये भाई साहब ने देखा और ये भागता हुआ आया वापस कि यार इसने कैमरा-वैमरा अपना उठाया, और अगले दिन हमें इसने ये सब कुछ बताया कि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया। ख़ैर इसने मुझे बताया, और जो हमारा जो टूर गाइड था उसको बताया। तो उसने जो है इसको भाई कहा कि यार तुम्हें मना किया था वगैरह, इस तरह नहीं करते। ख़ैर ये भी आया गया हो गया, और उस टाइम हमने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि फिर वो होता है कि थोड़ा-सा डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आ जाता है बाकी ग्रुप्स में अगर ऐसी कोई बात पता लग जाए किसी को। तो हमने उस बात को उस टाइम 2-3 लोगों को ही पता थी, तो हमने उसको दबा दिया। फिर हमने अगले दिन ट्रैवलिंग स्टार्ट की। रेवड़ी जो गाँव था उससे ऊपर शिगरी टॉप है, जो उसका बेस कैंप है बेसिकली, चमड़ा पीक का, जहाँ से आप फिर समिट पुश के लिए जाते हो। तो शिगरी टॉप से थोड़ा-सा पहले एक और जगह आती है, उसका नाम है खल्ली घट्टी। वो एक बहुत बड़ा-सा माउंटेन, ऐसे एक दफ़ा पत्थर कोई वहाँ गिरा था, तो वो बहुत बड़ा-सा एक स्टोन है, उसके बिल्कुल नीचे छोटा-सा कैंपिंग साइट है। आप वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। तो हम लोग जो है वो हमने कहा चलो यहाँ पे अपना सेकंड डे का कैंप लगाते हैं। वहाँ पे हमने कैंप लगाया और अब रात को सो गए। तो अच्छा, उस वक़्त तक अभी सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ था। बस वो जो लड़का था वो थोड़ा-सा डरा-डरा सा था, तो थोड़ा सहम गया था उस मोमेंट के बाद से। और अब फिर हमने कहा चलो नेक्स्ट, फिर इसको मतलब ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, वरना लड़का बेवजह परेशान हो जाएगा। खैर वो अच्छा, उसी लड़के के साथ फिर दोबारा उसको मना किया कि यार अब जो है वो मतलब ऐसी कोई हरकत नहीं करना। तो लेकिन उसको अगेन वही फ़ोटोग्राफ़ी का शौक था। तो इस भाई साहब ने अगले दिन, इस दफ़ा इसने सोचा कि अब जहाँ वहाँ पे हमने कैंप किया था वहाँ पे कोई गाँव नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा था, कुछ भी नहीं थी, एक स्टीप सा था बस जिसके साथ हमने कैंप लगाया था। वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, किसी के घर-वर कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सी जगह थी। तो वहाँ से कोई ऐसी वाइब्स आ भी नहीं रही थी कि कुछ ऐसा होगा। तो उसी दिन फिर दोबारा 2:30 बजे इसने दोबारा से अपना कैमरा-वैमरा लेके उठा, और ये चूँकि मेरे साथ ही था तो मुझे अगले दिन दोबारा उसने मुझे उठाया कि यार मैं जा रहा हूँ, और जो है वो तुम भाई ज़रा देख लेना, कोई कुछ पूछे तो बता देना। ये अगेन यही हुआ कि ये उठा, लेकिन इस दफ़ा कोई इतना सडनली कुछ नहीं हुआ। ये गया, उसने अपना कैमरा-वैमरा सेट किया, और
तकरीबन आधे घंटे के बाद अगेन आया, लेकिन इस दफ़ा जब ये आया तो इसके लिटरली आँसू निकल रहे और बिल्कुल हालत ख़राब और रोने जैसी शक्ल हुई हुई, आवाज़ जैसे किसी के पता नहीं क्या देख लिया हो, बिल्कुल मुँह उड़ा हुआ और आँखें जो है वो हक्का-बक्का हुई हुई, लेकिन लिटरली रो रहा था। बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। तो और इतना ज़्यादा डरा कि रोने की वजह से जितने भी लोग सोए हुए थे सारे के सारे उठ गए और सबने बोला कि यार क्या हो गया उन्हें? तो ये जो है पहले तो रोए जाए, इसको चुप कराया और जो हमारे साथ जो टूर गाइड थे वो माशाल्लाह काफ़ी पुरानी आयात वगैरह के हिसाब से हाफ़िज़ साहब थे, तो वो इन्होंने जो है वो इनके ऊपर सूरतें वगैरह पढ़ी और इनको थोड़ा ठंडा कराया। तो इन्होंने बोला कि यार सब कुछ ठीक था। मैं जो है बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल माहौल था, हवा भी ठंडी चल रही थी और बहुत नॉर्मल सी हवा चल रही थी, तो मैं बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि मैं आराम से कैप्चर करूँ स्टार्स को। लेकिन उसने जो है कहता है कि मैंने जब कैमरा सेट किया अपना और मैं दोबारा से कैप्चर करने लगा, तो बिल्कुल हमारी जो कैंप साइट थी उसके बिल्कुल पीछे से इसको वैसे ही स्टेप्स की आवाज़ आई जैसे इसको एक रात पहले आई थी, एग्ज़ैक्टली सेम रिदम में। तो इसको थोड़ा-सा डर लगा, लेकिन बट ख़ैर कुछ भी नहीं था, तो माइंड भी पॉसिबल इसको लगा कि मुझे वहम हो रहा है कि मैं जो क्योंकि लास्ट नाइट एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका था। और ये कहता है कि मैंने इग्नोर किया, इधर-उधर देखा, कुछ नज़र नहीं आया, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, तो कुछ नज़र नहीं आया, तो इसलिए दोबारा से अपना कैमरा वगैरह उस पे लग गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा से वैसी आवाज़ आने लगी और इस दफ़ा इसको बहुत ज़्यादा करीब से आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा करीब से। तो इसने पीछे मुड़ के देखा तो इसको वही 2 अंगारे जो थे, वो दोबारा से नज़र आए। लेकिन इस दफ़ा बकौल इसके जो इसने हमें हुलिया डिफ़ाइन किया है, इसने बोला है कि एक घोड़ा, जिस तरह एक घोड़ा होता है, जिसका घोड़े के जैसी 2 टाँगें होती हैं, लेकिन घोड़े के बाल बहुत ज़्यादा भरे हुए बाल, जैसे रीछ के बाल होते हैं, लेकिन जो उसकी पीठ थी, वो ऐसी थी जैसे कोई घोड़ा हो और बिल्कुल वो घोड़ा बिल्कुल हमारी कैंप के पीछे खड़ा था, लेकिन उसका जो फेस था, वो किसी ह्यूमन क्रीचर जैसा था क्योंकि उसको उसमें उसकी दाढ़ी नज़र आ रही थी और उसकी जो आँखें थी, उसमें वैसे ही सेम अंगारे थे जैसे उसने एक नाइट पहले देखे थे। वही सेम अंगारे थे और ये कहता है कि मैंने वो देखा, वो हमारे जो कैंप्स लगे हुए थे, उसके बिल्कुल पीछे, उस कैंप से कोई 6-7 कदम पीछे वो खड़ा था और इसको घूर रहा था। और ये कह रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो अपना कैमरा-वैमरा सब वहीं पे इसने छोड़ा और भागता हुआ आया और आके जो है फिर वो मतलब सबको इसने उठाया एंड ऑल दैट कि भाई ये उसके बाद जो है ख़ैर ये बीमार हो गया और अगले दिन जो है वो जब सब उठे तो हमारे साथ एक और लड़का था, उसकी भी नी में मसला आ गया, तो फिर हमें वो अपना समिट पुश जो था वो अबैंडन करना पड़ गया, हम नहीं जा सके। इस्लामाबाद से ही एक साहब हैं, उनका नाम साकिब है। मैं भी इसी तरह से छोटी मोटी स्टोरीज नरेट करता हूँ चैनल पे, तो उन्होंने मुझे पर्सनली हफ्ता करके बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं उनकी ज़ुबानी आपको सारा ना सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि कल कल रात या उससे एक दिन पहले, परसों की रात ना, मैं, मेरी वालदा, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ खाना खाकर हम लोग सैर करने के लिए निकले रात को, मतलब इस्लामाबाद की तरफ ही, सेक्टर्स की तरफ। और उनका जो घर है वो इधर शायद बैरिया टाउन या डीएचए वाली साइड पे है। तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने जाना था इस्लामाबाद सेक्टर्स की तरफ आगे, लेकिन हम लोगों ने वो एक रास्ता चूज़ किया। अगर मिनाज भाई आप इस्लामाबाद कभी अगर आए हुए हैं तो आपको जंगल ट्रैक का पता है, जी बात शक्करपड़ियाँ वाला। जी उन्होंने उस रोड का इंतखाब किया। उनकी वाइफ ने कहा कि बच्चों को जंगल देखना है तो उस रोड से चलो। ये तकरीबन रात के 10:30-11 बजे का टाइम था। मिनाज भाई वो जंगल वाला रोड चूज कर लेते हैं। तो ये बात है पिछले कोई 10-12 दिन पहले, जब इस्लामाबाद में बारिशों का बहुत तेज स्पेल चल रहा था। तो वो लोग निकल गए, उन्होंने उस रोड को चूज कर लिया। मिनाज भाई उनका कहना है कि हम थोड़ा आगे गए हैं, अभी लोक विरसा वाली रोड क्रॉस कर ली थी। आई गेस शक्करपड़ियाँ वाली जो हल्की सी ऊपर हाइट है वो भी क्रॉस करके जो थोड़ा सा आगे जाए ना, चांद तारा आने से पहले, वहाँ उनकी गाड़ी बंद हो गई। उनकी गाड़ी मतलब कि विजल गाड़ी है,
और इतनी भी गई गुजरी पुरानी नहीं है कि उसको वहां पे कुछ हो गया। उनका कहना है मैं बिल्कुल, मैंने ना अच्छी कंडीशन में गाड़ी ली है, ऐसा कोई मसला नहीं था। मेरी गाड़ी वहां बंद हो जाती है, तो मैं उतर कर देखता हूँ, बोनेट वगैरह ओपन करके हर चीज सब कुछ ना वहां पे ठीक होता है। तो आगे मेरी वाइफ बैठी थी और पीछे मेरी वालदा और मेरे दो छोटे बेटे और एक बेटी। तो मैं भी गाड़ी को चेक कर ही रहा था बोनेट को कि अचानक ना हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई, बिल्कुल मामूली सी। तो अब मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कोई एक आधी गाड़ी गुजर रही थी, वो भी बड़े टाइम बाद। और मैं जब उसको चेक कर ही रहा था कि मेरी वालदा मेरी वाइफ को कहती है कि वो ऊपर देखो, वो क्या चीज नीचे आ रही है, लाइक दरख्तों से नीचे आ रही है। उसकी हाइट भी काफी बड़ी थी। वो चीज, उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी और वो लंगड़ा के चल रही थी, नीचे आ रही थी। उसकी हाइट, मिनाज भाई, वो मुझे साथ लेके गए हैं अगले दिन पर्सनली, उन्होंने मुझे वो जगह भी दिखाई है और वो दरख्त भी दिखाए हैं। वो कहते हैं इस उस जिन की थी, वो जिन था या क्या था, उसकी हाइट इन दरख्तों के आसपास आ रही थी, कोई 15 से 18 फुट। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा। तो मेरी वालदा ने मेरी वाइफ को बोला और मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि साकिब वो जरा देखें उस साइड से कि वो क्या चीज़ है। तो मैंने जब थोड़ा सा गौर से क्लियर होके देखा तो एकदम से मुझे बड़ा शदीद झटका लगा और मैंने बोनेट को उसी टाइम बंद करके मैं गाड़ी में आके बैठ गया। अब हम लोग गाड़ी के अंदर से बैठ के देख रहे हैं और मेरी वालदा ने मेरे बच्चों को थोड़ा सिक्योर कर लिया कि उनको शायद पहले से ही थोड़ा फील हो गया था कि कोई मसला यहाँ पे कुछ और होने लगा, तो बच्चे ना घबरा जाएं। उनको उन्होंने सिक्योर कर लिया था पहले ही। तो हम अब, मेरी जो वाइफ वाली सीट है गाड़ी वाली, उसके शीशे से हम देख रहे हैं वो चीज आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों से नीचे आ रही है। नीचे आकर जब वो रोड के नजदीक पहुंची है तो किनारे पर ना आगे की तरफ जाने लगी। जब हम लोग यहाँ हाईवे से जब शक्करपड़िया की तरफ, चांतारे वाली तरफ जब जाते हैं, तो उसका रुख उस तरफ हो गया था, हमारा रुख भी उसी तरफ ही था। वो थोड़ा सा आगे गया, लंगड़ा कर चल रहा था और फिर वापस घूमा और पीछे आने लगा। पीछे आने लगा और रोड के बिल्कुल किनारे पे बैठ गया, जैसे कोई खाना खाने के लिए लोग नहीं बैठते, मतलब कि चौंकड़ी मार के, उस तरह से बैठ गया वो। और बैठ के अजीब तरीके से इधर उधर देखने लगा। वो कहते हैं कि मुझे उसकी शक्ल नहीं समझ आ रही थी कि इसकी शक्ल इंसानों जैसी है या किस चीज जैसी है। उसने अजीब सा कपड़ा मुंह पे लपेटा हुआ था। तो हम लोगों की, मतलब कि मेरी वाइफ की हालत ज्यादा खराब होने लग गई थी। और वाइफ तो मतलब कि उतर तो नहीं सकते थे गाड़ी से, लेकिन वाइफ ने अपना सर नीचे झुका लिया, मतलब मेरी गोद की तरफ, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा था, मेरी तरफ कर लिया कि मेरे से वो देखा ही नहीं जा रहा। और अचानक बारिश वो बहुत तेज होने लग गई उसी टाइम। वो बारिश में गीला भी हुआ और उठ के खड़ा हो गया। अब हमारी गाड़ी के पास आया और वो गाड़ी के पास आकर उसने पहले मुआयना किया, गाड़ी के इधर उधर देखा। मिनाज भाई, मुझे बताने में इतना वो आ रहा है और जिस तरह से उन्होंने सुनाया था, कहते हैं कि इसकी हाइट जब गाड़ी के पास है ऐसी थी कि हमें सिर्फ उसका ना, मतलब कि समझ लें कि हमारी गाड़ी के शीशों तक उसका सिर्फ पेट आ रहा था, मतलब कि इतना, इतनी लंबी हाइट थी। तो हमें नीचे से थोड़ा सा झुक के उसको देखना पड़ रहा था कि ये करने क्या लगे या क्या चीज़ है। तो उसने ना, जो उसका एक हाथ है, उसने मेरी वाइफ वाले दरवाजे के शीशे के ऊपर रखा ना। बारिश हो रही थी, गीला हो चुका था, बड़ा धुंधला हमें नजर आ रहा था सब कुछ। तो मेरी वाइफ चीखें मारने लग गई क्योंकि वो उसकी साइड थी। लॉक हमने गाड़ी को कर लिया था। उसके बाद वो अजीब सा मुआयना करता रहा। ऐसा नहीं था कि उसने झुक के हमें अंदर देखा हो या कुछ, वो खड़े खड़े ही ना हाथ फेर रहा गाड़ी के शीशों पे। और ऐसा उसका इतना बड़ा हाथ था कि मिनाज भाई आधे शीशे पे उसका हाथ आ रहा था। और लग रहा था जैसे एक ये मुक्का मारेगा तो ये शीशा ही कहीं तोड़ देगा। फिर वो पीछे से घूमकर थोड़ा सा आया हमारी बैक डिक्की वाली साइड पे। उसने वहां पे कुछ अजीब सा किया, जैसे गाड़ी को ना, मतलब कि हल्की हल्की मुक्के मारे हो या कोई ना हल्का सा चेक किया हो कुछ करके। लाइक मतलब पीछे से साफ ऐसे लग रहा था कि कुछ धम धम की आवाज आ रही है। तो मेरी जो छोटी बेटी थी वो रोने लग गई थी क्योंकि मेरी जो वाइफ थी बहुत चीखें मार रही थी। उसको मैं मना कर रहा था, हम लोगों से जो गाड़ी में हो रहा था, हम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसे जितना कह रहा था चुप हो, जो वो उतना ज्यादा ना उसकी, उसमें उसने अपने आप को तारी कर लिया था दिमाग पे कि आज, मतलब कि हम लोग, वो बार बार ये कहती कि आज हमारा लगता है वक्त खत्म हो चुका है सबका। तो इतने में जब मेरी बेटी रोई है तो फिर ना वो आवाज पीछे से आना बंद हो गई। तो अब वो घूम कर इस साइड से, जिस साइड मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट वाली साइड, इस साइड पे आ गया, पूरी रोड वाली तरफ जहाँ से दूसरी गाड़ियां क्रॉस करके बैक साइड पे जा रही होती हैं।
थोड़ा सा साइड पे आगे जाके जंगल, वो दोनों साइड पे जंगल है, तो वो वहां पे ना जंगल की तरफ चला गया और किनारे पे खड़ा हो गया, बिल्कुल लंगड़ा के चल रहा था। अब मैंने थोड़ा सा अपना शीशा डाउन करके देखा, बारिश हो रही थी, वो लंगड़ा कर चल रहा था, उसकी हाइट बहुत लंबी थी, इंसानों जैसा उसका शलवार कमीज था, लेकिन उसकी हाइट ऐसी थी कि मैं नहीं समझ सकता कि इंसान की किसी की इतनी लंबी हाइट हो सकती है, दरख्तों जितनी उसकी हाइट थी। और उसने मुंह पे ना लाइक ऐसे कुछ वाइट कलर का कपड़ा, नकाब जैसा कुछ ओढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से अंधेरा भी बहुत था और हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। अब वो वहां से खड़ा होके हमें देख रहा है, तो हमारी मतलब कि जान अटकी हुई थी गले में, बहुत बुरा हाल था। सबसे ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा मेरी वालदा पीछे से कर रही थी, हमें हौसला भी दे रही थी। अचानक सामने से ना एक हमें हल्की सी लाइट आई है, कोई गाड़ी आ रही थी, कोई प्राडो थी या वीगो डाला था, उसमें कोई लड़के बैठे हुए थे, तीन चार, जो उस साइड से इस्लामाबाद वाली तरफ से आ रहे थे। तो मेरी वालदा ने कहा कि ये जो गाड़ी आ रही है ना, इसको सिग्नल दे दो, ये रुके। कोई लाइट वगैरह इशारा, मैंने लाइट दूर से मारी, लेकिन वो गाड़ी जिस स्पीड से आ रही थी मुझे नहीं लगता था कि ये रुकेगी। अब वो भी साइड पे, मैं उसको देख रहा हूँ, वो खड़ा है, झाड़ियों के अंदर से उसका सारा वो नजर आ रहा है। तो मैंने ये फैसला किया कि गाड़ी जैसे ही मेरे व्यू में थोड़ा सा नजदीक आएगी, तो मैं एकदम से अपनी साइड से उतर के मैं इसको इशारा करके रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर ये गाड़ी में हमने बैठ के इनको इशारा किया ये रुकेंगे। तो वैसा ही हुआ कि जैसे ही वो गाड़ी मेरे कोई 20 मीटर या 30 मीटर के नजदीक आई होगी, तो मैंने एकदम से दरवाजा खोल के इशारा किया और उनको रोका। पहले वो थोड़ा सा स्पीड उन्होंने स्लो की, लेकिन वो बिल्कुल हमारे पास नहीं रुके, जरा सा आगे जाके रुके मेरी आवाज की वजह से। फिर वो रिवर्स हुए और मैंने उनको बताया कि ये मेरी माँ जी बैठी हैं, मेरी वाइफ, बच्चे, और हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। वो देखे वो सामने वहां पे एक जिन है या क्या, वो हमें उस वक्त से उसने हमें यहाँ पे डरा के रखा हुआ है, और हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। मनाज भाई, जब वो लड़के उतरे हैं गाड़ी से, पहले एक उतरा था, फिर बाकी भी उतरे हैं, तो वहां पे कोई बंदा नहीं था, कोई वो लंबा जिन या जो भी था वो वहां पे नहीं था। तो मोबाइल की टॉर्च तक ऑन करके हम लड़कों ने देखी, तो फिर उसके बाद वहां पे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मिनाज भाई वो कहते हैं कि मैं यहाँ से फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करूं, वो मौजूद थे, मेरी गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। तो फिर उसके बाद ये फैसला किया उन लड़कों ने, कहा कि हम आपकी गाड़ी को बांध कर वापस बैक साइड, जब हम लोग वापस हाईवे वाली तरफ आ रहे हैं, फैजाबाद वाली तरफ, तो आपको हम उस साइड पे छोड़ सकते हैं। तो उनके पास रस्सी भी थी। फिर हमने ऐसा ही किया, मेरी गाड़ी उन्होंने बांधी। अब वो गाड़ी चला रहे हैं आगे, मेरी फैमिली में पीछे अपनी गाड़ी में, लेकिन हमें ऐसा अभी भी खौफ आ रहा था कि वो फिर से सामने आ जाएगा और मसला खड़ा कर देगा कोई। तो वो हमारी गाड़ी हाईवे तक बाहर लेकर आए। वहां पे कोई पेट्रोल पंप आया 60 लिंक रोड पे, वहां जाके उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका। वहां से मैकेनिक आया, उनका पेट्रोल पंप का ही कोई था शॉप पे, तो उसने गाड़ी चेक की, उसने कहा सब कुछ ठीक है। मनाज भाई, उसने एक सल्फ मारा चाबी से और गाड़ी स्टार्ट हो गई, जो कि वहां पे हो ही नहीं रही थी। और वो खुद बंदा मैकेनिक कहता है कि आपकी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, इसको तो कोई मसला नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर जब हम लोग घर में आए, तो मुझे भी बुखार, मेरी वाइफ को बुखार, मेरी वालदा को बुखार, और मेरे बच्चों को भी सबको बुखार। और 2 दिन तक बुखार रहा है। इवन के अगले दिन जब वो मुझे उन्होंने ये बुलाया और स्टोरी सुनाई, शायद उनकी वाइफ मेरी ना चैनल पे छोटी मोटी स्टोरी सुनती थी, तो उनकी वाइफ ने उनको मशवरा दिया कि इस चैनल को ये भेजें और दिखाएं। उनको लगा मैं कोई इन्वेस्टिगेशन वाला हूँ शायद, तो वो मुझे इस वजह से उन्होंने रब्ता किया। फिर मैं अगले दिन असर के टाइम उनके साथ गया। उन्होंने मुझे जो उधर ही उस जगह पर वो जंगल वाली जगह दिखाई, मैंने अपनी वीडियो में वो क्लिप भी ऐड किया वहां पे बनाकर। मिनाज भाई, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जो हमें असर के टाइम मिला, उसको हमने बताया वाकया, उसने पूछा, सीडीए का था शायद। वो कहता है कि यार एग्जैक्ट जिस जगह पे तुम बता रहे हो ना, अगर तुम्हारे साथ ये वाकया यहाँ हुआ है, कहता है यहाँ से ये अंदर एक जगह है, कुछ कमरे बने हुए हैं। मिनाज भाई, अगर आपको शायद इल्म हो, ये मुशर्रफ दौर में बनवाए गए थे, इधर शायद कोई आर्मी की ट्रेनिंग होती थी, हमें भी ये कल परसों पता चला है। तो बहुत पहले की बात है। तो फिर उसके बाद वो कमरे बंद किए गए हैं, मतलब कि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कोई मशक वगैरह नहीं हो रही, आर्मी का भी कोई वो नहीं है, लेकिन वो बिल्डिंग्स, इमारतें भी मौजूद हैं। रोड से नहीं नजर आते, दरख्तों के आर पार भी नहीं नजर आते, बड़ा अंदर घुस के जाओ हिम्मत करके, तो फिर आपको नजर आते हैं वो। तो कहता है कि वो जो आपने लंबी मखलूक देखी है, वो बड़ी लोगों ने यहाँ से देखी है, और उसका कहा जाता है कि उसका रहना और गुजर बसर वही है, उन वो जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी हुई है, इमारतें, वो वहाँ पे वो चीज है। तो ये सिर्फ आप नहीं हो, जिस तरह से आप बता रहे हो ना, वो लंबा जिन वो जो भी है, वो बड़े लोगों के साथ इन दिनों में हो रहा है। और जो आगे विंटर्स का मौसम आता है ना, तो मेरा ख्याल है वो कह रहे थे कि कोई मगरिब के बाद से ना उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। नुकसान उसने कभी किसी को नहीं दिया,
अमूमन लोगों ने देखा चल के जा रहा होता है, कई लोगों को नजर आया वहां से ऊपर चढ़ के जा रहा होता है, जंगल वाली तरफ ऊपर से नीचे आ रहा होता है। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं दिया, लेकिन उसने बड़े लोगों को ना मतलब क्या समझ लें दिमागी मरीज बना के रख दिया है, जो लोग उधर के जानते हैं, रहने वाले भी हैं। और बड़ा मतलब कि ना उसने लोगों को अफेक्ट पहुंचाया दिमागी तौर पे। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, क्या हाल चाल है मुमताज़। ये अभी ईद के ज़माने में एक कज़न से मुलाकात हुई ना, वो मिलिट्री अकाउंट्स में काम करता है। तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, समझ ले 2 महीने 3 महीने पहले की। तो उसका ट्रांसफ़र हो गया था कोविड के चक्कर में इस्लामाबाद, बल्कि पिंडी, क्योंकि जो मिलिट्री अकाउंट्स का ऑफिस है वो पिंडी में है, GHQ के आसपास। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर ना सरकारी रहाइश नहीं इख्तियार की, बल्कि सिविल एरियाज़ में उन्होंने रेंट पे एक घर ले लिया। अच्छा, वो अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ कर गया था, तो वो अकेला गया था, तो उसको कोई बड़े घर की ज़रूरत नहीं थी। उसने एक पिंडी में बहुत ही पुराना इलाका है, आप उसके नाम से वाकिफ़ होंगे, टंच का इलाका कहलाता है, टंच भाटा। पुराने ज़माने के अंग्रेज़ों के बने हुए छोटे छोटे घर हैं, और वहाँ पर आपको पता है कि वो जो रेड वाली ब्रिक्स होती है उनकी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन होती है, तो उस के ज़माने के बने हुए मकान। तो वो न्यू कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, उन्होंने पुराने लोगों ने कोई ऊपर 1-2 कमरे बना दिए हैं, और वो पेइंग गेस्ट या गेस्ट के तौर पर या रेंट के तौर पर उसको रेंट आउट कर देते हैं। तो इसको भी इसी तरह से कोई स्टेट एजेंसी ने एक घर दिलाया, जो नीचे वाले मकान रहते थे, और ऊपर जो है वो एक कमरा बना हुआ था और वॉशरूम के साथ, और आगे कुछ छोटा सा वो बरामदा टाइप का न था, ना धूप ना है। तो ये वहाँ पर रहने लगा। तो अकेला था, फैमिली तो थी नहीं। दिन में अपने ड्यूटी पे जाता था, शाम को आके वहाँ पर सो जाता था, लेटता था, जो भी। तो जब ये नीचे उतरता था तो सामने एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था, ये परचून की दुकान जो होती है, डबल रोटी अंडे वगैरह इस टाइप की चीज़ें लेने के लिए। बड़ा स्टोर नहीं था, छोटा स्टोर था। तो उसने इनसे जब सौदा वौदा लेने गया तो उनसे उसने कहा, ये सामने वाले घर में आप आए? हाँ जी, मैं आया हूँ। बस वो ऐसा ही कुछ एबनॉर्मल सी शक्ल बना के चुप हो गया, कुछ कहा नहीं उसने। फिर 1-2 दिन बाद ये नीचे उतरा तो एक साहब नमाज को जा रहे थे, ये भी नमाज को जाने लगा मगरिब की। तो वो साहब मिले, बोला, इस ऊपर वाले कमरे में आप रहने लगे, कितने दिन हुए आपको आए हुए? उसने कहा कि मुझे अभी 10-15 दिन हुए। मैं बोला, अच्छा। तो उसको कुछ हैरानगी सी हुई, उसने लगा ये सब ये पूछ रहे हैं कि इस कमरे में, इस घर में आप आके रहें, लेकिन कुछ आगे कुछ बताता नहीं है। खैर वो नमाज वगैरह पढ़ के उनके साथ वापस आ गया। तो मिनाज वो बताता है कि मैं रात को मोबाइल पर, मेरी आदत है कि मैं मतलब कोई ये वीडियोज़ या उल्टी सीधी फिल्में या कोई गाने या इस टाइप की नहीं करता। अपने बात कर ली फैमिली से, उसके बाद मैंने वो होम्योपैथिक थोड़ी मेडिसिन का ना वो शौकीन है, तो वो देखता रहता है वीडियोज़। उसने होम्योपैथिक का कोर्स भी किया हुआ है, तो अपने तजर्बे को एनहांस करने के लिए वो देखता रहता है। और दूसरा ये है कि वो कुरान की तिलावत जो है ना, सूरा वाइज जो है ना, सुनता रहता तर्जुमे के साथ। तो कहने लगा, भाई मैंने उस दिन जो है ना रात को लेटने से पहले सूरह रहमान लगा दी, लंबी सूरतें लगा देता था 1-1.5 घंटे तक अपने। वो बोलता जब बिल्कुल मैं नींद में होता था तो मैं वो मोबाइल बंद कर देता था, सो जाता था। तो कहने लगा वो सूरह रहमान लगी हुई थी, तो मेरे कमरे में एक साहब जो है वो एंटर हो गए। मैं बोले, मैं खुली आंखों में जाग रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ। लंबा कद, कोई 7 फीट का, और कॉटन का कुर्ता, और ऐसे वाइट कलर का, जैसे वो तहमत बांधते हैं ना लुंगी सी, पंजाब के लोग, उस टाइप की उन्होंने लुंगी बांधी हुई। और ऊपर जो है ना वो शिमला जो साफ़ा होता है, चौधरी लोग पंजाब के पहनते हैं, और उसका शिमला ऊंचा ऊंचा होता है, कलफ वलफ लगा कर, वो उसमें उन्होंने शिमला लगाया, वो साफ़ा पहना हुआ है, उसमें उसका शिमला जो है ना ऊंचा,
और वो इतना ऊंचा कि वो खुद भी कद के ऊंचे थे, तो वो तकरीबन यानी कि वो पंखे से और छत से वो टकरा रहा था। मैं हैरान हो गया। और वो चलते हुए आए तो बोलने लगा, मिनाज मेरी मतलब जो वो जो बेड था वो ऐसा कोई बड़ा चौड़ा बेड नहीं था, बल्कि वो लोहे की जो पलंग होती है ना, 3-3.5 फुट चौड़ी, वो थी। मैं उस पर लेटता था। तो वो चलते हुए आए और उन्होंने अपनी टांगों के बीच में मेरी पलंग ले ली। मतलब उनकी एक टांग मेरी चरपाई की एक तरफ और दूसरी टांग उनकी चरपाई के दूसरी तरफ, इतनी उन्होंने अपनी टांगें खोली। मतलब इतने वो लंबे कद के थे। और वो तकरीबन मेरे, यानी कि जब मैं पलंग पे लेटा हुआ था तो वो मेरे ऊपर आके खड़े हो गए। और उनका जो साफा था ऊपर, लिटरली वो छत से टकरा रहा था। और आम इंसान, जैसे पंजाब के ये होते हैं कड़ियल जवान टाइप के चौधरी, लेकिन उम्र में कुछ ज़्यादा थी। मैं कुछ समझा, क्योंकि इस किस्म के वाकयात बोलने लगा मेरे साथ पहले भी हो चुके थे। तो मैं डरा नहीं, बिल्कुल नहीं डरा। बल्कि मैंने मोबाइल हाथ में लेके जो चल रहा था उसकी आवाज़, थोड़ी सी साउंड जो है ना वो इंक्रीज़ कर दिया। अब सूरह रहमान की जो तिलावत है वो पूरे कमरे में गूंजने लगी आवाज़। और वो साहब जो है मेरे ऊपर ऐसे झुक से गए, टांगे उनकी मेरी चारपाई के दोनों तरफ। और वो साहब जो है ना वो थोड़े से जैसे रुकू में जाता है बंदा, इस मतलब हालत में आ गए। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे किस्से सुनाए, लेकिन इस वक्त ये बात करते हुए ना मुझे भी कुछ थोड़ा सा ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बोलने लगा वो साहब झुके मेरे ऊपर और उनकी आई बॉल्स जो थी, आई बॉल्स वो निकल के आंखों से 6 इंच या 5 इंच नीचे लटक गई दोनों। और वो ऐसे जैसे झूला सा ना, मतलब कोई चीज़ आप बॉल अगर रस्सी में बांध दें या कोई धागे में बांध दें और वो ऐसे हिलती रहती है, इस तरीके से उनकी दोनों आई बॉल जो है ना वो हिल रही। और वो आँख से निकल के 6 इंच या 5 इंच नीचे आ गई और वो झूल रही। और मैं उनको देख रहा हूँ खुली आंखों से, लेकिन मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा। तो मैंने उनको सलाम किया, आप कौन साहब हैं, अपना तारुफ करा दीजिए। जैसे ही मैंने ये कहा ना वो सीधे खड़े हो गए और आई बॉल्स उनकी जो है ना, जैसे ही वो सीधे होते रहे उनकी आई बॉल्स ऊपर जाती गई और आग के अंदर चली गई। और इसी तरीके से वो मुड़े नहीं, बल्कि स्टेप पीछे बैक करते हुए ना वो मेरी चरपाई से निकल गए। दरवाजे तक जाके उन्होंने मुझे मुड़ के देखा और मुड़ के देखने के बाद सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने आपको बचा लिया। और वॉक करते हुए ना बाहर निकल गए। बोला मैं पूरी रात तो जागता रहा। सुबह फजर पड़ी। फजर पढ़ के मैं अपने रूटीन में जैसे वो नाश्ता वगैरह करने के बाद जब मैं सुबह सुबह जब नीचे उतरा तो मैं उस दुकानदार के पास गया जिससे मैं सौदा लेता था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा यार आपने उस दिन मुझसे कहा था कि आप इस मकान में आए, फिर मुझे एक साहब और मिले, वो भी मेरे साथ नमाज को जाते थे, उन्होंने भी मुझसे यही पूछा कि आप, लेकिन कहा कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, ना मुझे कुछ बताया। तो मुझे कुछ बताओ तो उस दुकानदार ने बोला कि साहब आपको 15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए इस मकान में रहते हुए, कोई एबनॉर्मल या कोई ऐसा आपके साथ वाकया हुआ? तो फिर उसने बताया कि हाँ रात को एक साहब आए थे। अच्छा, कैसे साहब थे? उन्होंने थोड़ा सा ये हुलिया बताया। तो बोला साहब आप फिर भी उस जगह पर लेटे रहे और आप पूरी रात आपने गुजारी? उसने कहा कि नहीं, हाँ मुझे डर नहीं लगता ऐसी चीज़ों से और मैं बात भी कर सकता हूँ ऐसी चीज़ों से, मेरे साथ पहले भी वाकयात हुए हैं, लेकिन आप बताओ कि इस मकान के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो उसने फिर कुछ थोड़ा सा उसको पिछला रिकॉर्ड बताया मकान का कि यार इसमें कोई साहब आए थे और वो ये माले मकान जो है उनसे बहुत तंग थे। वो कोई सिफली इल्म या कोई ऐसा जादू वादू ये करते थे। जब तक इस माले मकान को पता चला तो 2-2.5 महीने वो इस मकान में रहे। और अब जो है उसके बाद 3 या 4 दिन से ज़्यादा इस मकान में कोई नहीं ठहरता। ये आप चौथे या पाँचवें किराएदार हैं जिसको 15 दिन हो गए। वरना कोई भी आता है 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तीसरे दिन वो बुरी तरह से भागता है और मकान छोड़ चला जाता है और हमको ये बता के भी जाता है। और ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं कि बाज़ किराएदार तो 1-2 दिन में मरते मरते बचे। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप 20 दिन से रह रहे हैं और आप ये वाकया भी बता रहे हैं।
और आप डरे नहीं। और उसके बाद वो 4 महीने तक उसी मकान में रहा। और वो बोलता था कि मैं लेटता हूँ बाहर, जो बरामदा है उसमें कोई साहब आते हैं, बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसी तरीके से नॉर्मल सो जाता हूँ, सुबह उठ के फजर पढ़ता हूँ। बाज़ दफ़ा मेरी अगर आँख खुल जाती तो मैं मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर वापस आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ साथ कोई जा रहा है और वापस आ रहा है। मैं कमरे में लेट जाता हूँ, वो बरामदे में रुक जाते हैं। तो इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। और ये यकीन करो मिनाज, ये वाक़या जो है ना, ये बहुत कोई पुराना नहीं है, ये 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात है। अभी वो ईद पे मिला है मुझे कज़न मेरा, तो बैठ के मुझे बोल रहा था कि यार मैंने आपके यूट्यूब पे कोई 2-4 वाक़या सुने, मेरे साथ ये हुआ। तो इंशाल्लाह फिर हम आइंदा आपसे बात होती रहेगी, ये वाक़या शेयर कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। बात कुछ ऐसी है कि ये 2006 की बात है कि मेरे चाचा की पोस्टिंग कहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज में हुई। कहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज की सिक्योरिटी के हेड वो थे। आई विल नॉट यूज सम टेक्निकल टर्म्स ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी। अब वाकया ये हुआ कि मैं और मेरे एक कज़न ने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए और हम अपने शहर से चाचा जी के पास कहोटा हॉलीडेज़ गुजारने चले गए। KRL के अंदर ही एक कंटोनमेंट टाइप में ऑफिसर्स की रेजिडेंसी भी बनी हुई है। वहाँ कहोटा में हमारे एक ताया के बेटे भी वीकेंड्स पर आ जाया करते थे चाचा के घर। ये कज़न इस्लामाबाद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ताया के बेटे की यूनिवर्सिटी की बस कहोटा तक आती थी और कंटोनमेंट एंट्री के मेन गेट पर उन्हें उतार देती थी। फिर उन्हें घर में मेन गेट तक पिक करने जाना पड़ता था। ये गेट पूरे सिक्योरिटी जोन, जो कि काफी बड़ा था, कई किलोमीटर्स पर फैला हुआ था, उसकी मेन एंट्रेंस या मेन गेट था। एक वीकेंड जब ताया के बेटे यूनिवर्सिटी से वापस आए तो एंट्रेंस पर उनकी बस ने उन्हें छोड़ दिया। वहां से उन्हें चाचा के घर से ड्राइवर ने पिक करने जाना था। तो चाचा का बेटा, जो कि उस टाइम सिर्फ 9 या 10 साल का था, उसने भी कहा कि मैंने भी जाना है ड्राइवर के साथ कजन को पिक करने। जब वो कजन को गेट से पिक करके वापस चाचा के घर आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में सड़क के किनारे दरख्त के पास एक अजीब चीज देखी और उसको देख के दोनों कजन्स और ड्राइवर बहुत डर गए। घर पहुंचे तो तीनों घबराए हुए थे, पसीने आ रहे थे। जब पूछा गया कि क्या हुआ तो तीनों ने बताया कि सड़क के किनारे पर एक अजीब व गरीब मखलूक देखी जो कि 12-13 साल के बच्चे जैसी थी और उसकी छपकली जैसी दुम थी जैसे, और काफी बड़ी दुम थी। और ये मखलूक बिल्कुल अलिफ नंगी थी और शायद थोड़े थोड़े बाल भी थे उसके जिस्म पर। फिर उन्होंने बताया कि ये मखलूक हमारी गाड़ी की तरफ देख के मुस्कुरा भी रही थी। तीनों बहुत डर गए और तीनों यानी कि ड्राइवर, छोटा कजन और बड़ा कजन को बुखार हो गया जो 3 दिन नहीं उतरा। इस वाक़े के कुछ दिन के बाद मेरे फेलो कजन और यूनिवर्सिटी गोइंग बड़े कजन और चाचा का एक घरेलू मुलाजिम सिक्योरिटी जोन के अंदर ही थोड़े जंगल के इलाके के एक ट्रेल पर जाते हैं कि तस्वीरें वगैरह लेते हैं जंगल की। और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। उनकी उन दिनों में डिजिटल कैमरास नया नया आया था, नया नया दौर था। हमने भी एक डिजिटल कैमरा साथ लिया हुआ था। जंगल ट्रेल पर एक थोड़ी ऊंची पहाड़ी टाइप जगह पर हम सब चढ़े और कुछ पिक्चर्स ली। जब पिक्चर्स ली और देखने के लिए कैमरे का डिस्प्ले ऑन किया तो डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैक आउट था। हम समझे शायद कैमरे में कोई इशू है। हमने फिर तस्वीर खींची, फिर वही हुआ, स्क्रीन ब्लैक हो गई। हम 3 कजन्स उस ऊंची जगह से नीचे आ गए, लेकिन वो मुलाजिम उस ऊंची जगह छोटी सी पहाड़ी पर ही रहा। हमने नीचे आकर उसे डिजिटल कैमरे से फोटोज ली। उसी डिजिटल कैमरे से फोटोज ली तो बिल्कुल ठीक आई और डिस्प्ले पर शो भी हो रही। इतनी देर में हमारे साथ जो मुलाजिम था उसकी चीखें सुनाई दी, जो कि हमसे कोई 100 या 150 मीटर दूर होगा।
हम भाग के उसकी तरफ गए तो वहां वो नीचे लेटा हुआ रो रहा था और कह रहा था कि उसकी कमीज फटी हुई है, चेहरे पर जख्म ही जख्म थे। हम समझे कि शायद इसका पाँव स्लिप हुआ है और ये इस ऊंची जगह से नीचे गिर गया है। पूछने पर उसने बताया कि अभी अभी मुझे किसी ने बहुत मारा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लग ऐसे रहा था कि जैसे 6-7 लोगों ने उसको पीटा हो। वाकई उस मुलाजिम को देखकर ऐसा लग रहा था कि कई हुजूम उसकी फेंटी लगा कर गया है। उसके बाल भी फ्रंट से थोड़े थोड़े उखड़े हुए थे, वहां से खून भी रस रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बाल खींच के स्कैल्प से उखाड़ दिया हो। उसकी नाक पर भी शदीद चोट आई हुई थी, खून बह रहा था और भी कई जख्म थे। खैर, उसको फर्स्ट एड के लिए भेज दिया गया। उस ऑफिसर्स रेजिडेंस में बात फैल गई। रात को हमने चाचा को बताया तो कहते हैं एवं तुम्हारा वहम है, मुलाजिम ड्रामेबाजी कर रहा होगा। 3-4 दिन बाद उस मुलाजिम का भाई, जो के साथ ही एक और ऑफिसर के घर काम करता था, चाचा की तरफ आया और चाचा को बताया कि बाजी, चाची को बताया कि बाजी, उसके भाई को यहाँ से निकाल दिया गया है। वो जब भी यहाँ से छुट्टी करके घर जाता है तो मोहल्ले में अपने दोस्तों के पास बैठकर झूठी शोखियां मारता है कि इस सेंसिटिव एरिया में ये होता है और सब मुझे पता है। खैर, कुछ दिन मजीद गुजरे तो एक रात को चाचा की रेजिडेंस के बाहर से चीखें सुनाई दी। बाहर निकल के देखा तो दो खवातीन, जो कि 2-3 घर छोड़कर ही रहती थीं, एक जूनियर ऑफिसर की वाइफ और बहन थी, वो घबराई हुई भागकर आ रही थी। काफी लोग और मुलाजमीन और गार्ड्स इकट्ठा हो गए। सबने पूछा तो खवातीन ने बताया कि वो रात के खाने के बाद टहलने निकली थी सड़क पर। उनके सामने एक हुड वाले रोब लिए कोई आदमी खड़ा नजर आया। देखते ही देखते वो हवा में उड़कर कभी एक दरख्त और कभी दूसरे दरख्त पर जंप करने लग गया, जैसे कोई मूवीज का सुपर हीरो करता है। ये देखकर दोनों खवातीन भी बहुत डर गईं और वहां से भाग निकली। मिनाज भाई, ये सिक्योरिटी जोन और रेजिडेंस जंगल टाइप का था और सुनसान भी काफी था और मुसलसल और मुश्किल से 20-25 घर ही होंगे इसके अंदर। इस वाक़े के अगले दिन शाम को मैं और मेरे कज़न हम रेजिडेंस में ही बने एक छोटे से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए, जहां हम अक्सर जाया करते थे, जो कि घर से बिल्कुल 150 मीटर के फासले पर होगा, जिसमें जिम, स्नूकर, टेबल टेनिस जैसी गेम्स की फैसिलिटीज थी। वापसी पर मैं और मेरा कज़न जो साथ था काफी लेट हो गया, जैसे कि रात के तकरीबन 9 बजे होंगे। हम घर वापस आ रहे थे तो हमें एक शख्स खड़ा हुआ नजर आया, जो हुडी वाला रोब पहना रोड के बीच में खड़ा था, जैसे उन खवातीन ने भी बताया था। मैं और मेरा कजन देख के घबरा गए। देखते ही देखते वो हुडी वाला शख्स लंबा होता चला गया, यहाँ तक कि शायद उसकी हाइट 100 फीट तक चली गई, दरख्तों जितना लंबा हो गया। हम दोनों कजन्स ने वहां से दौड़ लगा दी घर की तरफ, और घर आते ही हम शदीद शिविर और बुखार हमें हो गया। हमने सारा वाकया घर में सबको बताया, चाचा जी को, चाची को और कजन्स को भी। अगले दिन डॉक्टर को चेक करवाया, मेडिसिन ली तो बुखार ना उतरा। उसी शाम चाचा ने, जो उस रेजिडेंस के कॉम्प्लेक्स की मस्जिद के मौलवी साहब थे, उनको काफी अरसे से, जो कि वहीं काम करते थे, जो कि इमाम मस्जिद का खतीब कहा जाता था, मौलवी साहब को घर बुलाया गया। वो आए, उन्होंने दम वगैरह किया और कहा कि इस तरह रातों को बाहर ना जाया करो बिला वजह, और बावजू रहा करो। हम सब कजन्स ने मौलवी साहब को सारे वाकयात बताए और पूछा कि ये सब क्या है, हमें बताएं। तो मौलवी साहब ने चाचा की तरफ देखा और खामोश हो गए। हमने भी बहुत इसरार किया तो मौलवी साहब ने बताया कि बच्चों, बस इतना जान लो कि इस जगह की सिक्योरिटी इंसानों के अलावा भी कुछ चीजें करती है। ये सुनकर हमने चाचा की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें इसके बारे में पहले से कुछ पता हो, इसीलिए वो किसी चीज पर ज्यादा रिएक्शंस नहीं देते थे। मिनहाज, कुछ दिन बाद हम वापस अपने अपने घर आ गए
और चाचा की भी पोस्टिंग कुछ महीनों बाद कहीं और हो गई। लेकिन वो वाकयात हम सब कजन्स के दिमाग से आज तक नहीं निकले, और ना ही उन मौलवी साहब की वो बातें। अब उनकी इस बात में कितनी सच्चाई थी, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं जो हूँ थोड़ा सा एक कह लें कि एडवेंचरस टाइप का हूँ। आप बोलते हैं ना कि आप जैसे एडवेंचरस हैं, आप थोड़ा सा कुछ ऐसा हो तो आप घुसने की करते हैं, तो मैं आपसे शायद आपसे 2 हाथ आगे होऊंगा। तो मेरा जो है और घर जो है वो, मेरा ऑफिस है डीएचए में, और मेरा जो घर है वो नॉर्थ कराची में। अभी रिसेंट नॉर्थ कराची में, तो मैं सीधा जाऊं तो शारा फैसल से भी जा सकता हूं, और फिर शारा फैसल से सीधा रोड आता है और वो मेरे नॉर्थ कराची की तरफ जाता है, बिल्कुल आपका न्यूप्लेक्स वाला और राशिद मिनास रोड जो आता है वहां से फिर आप सीधे नॉर्थ कराची की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं डेली जो है वो, सुबह का टाइम होता है तो मैं डेली जो है वो ईसा नगरी वाला जो कब्रिस्तान है वहां से होता हुआ जाता हूँ। मैंने अपना रास्ता वो किया हुआ है, पहले ईसा नगरी वाले कब्रिस्तान से होता जाता हूँ, फिर उसके बाद नाजमाबाद वाली जो साइड है वो पूरी क्रॉस करता हुआ मैं उसके बाद फिर सखी हसन वाला, अच्छा मेरा घर नॉर्थ कराची में और मैं मेन रोड से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं सखी हसन वाले कब्रिस्तान से जाता हूँ डेली। तो ऑल द वे लंबा रोड लेते हुए। हाँ, लंबा रोड लेके, लेकिन बस ये है कि कभी कुछ आए सामने तो देखें, वैसे बहुत आए, बहुत बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मुझे है कि भाई एक मजा आता है, आप कह सकते हैं कि मजा आता है। खैर, तो अब कल सुबह को ही, मतलब आज सुबह को ही हुआ, मैं तकरीबन 1 हफ्ते से डेली इसी रूट से जा रहा हूँ। तो आज सुबह को ये हुआ कि जैसे आज ये सीन हुआ है ना मेरे साथ, इसी सुबह को ये सीन हुआ कि मैं जब उस रोड पे जा रहा था ना, तो मेरी जो बाइक थी वो होगी 60 की स्पीड में, बहुत हुआ तो, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा तेज़ सुबह के टाइम पे चलाता नहीं हूँ, तो 60 की स्पीड में होगी। अब जैसे ही कब्रिस्तान, मस्जिद के बाद कब्रिस्तान है सखी हसन वाला ना, तो जैसे ही वो कब्रिस्तान वाला रोड स्टार्ट हुआ है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बिल्कुल सामने से कोई चीज़ गुजरी है, और वो चीज़ जो थी वो फिर गुजर के कब्रिस्तान की तरफ गई। अब मेरे बिल्कुल उल्टे साथ की तरफ कब्रिस्तान है और सीधे आगे की तरफ अभी मुझे आगे जाना है। तो वो बहुत ज़्यादा लंबा रूट तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। तो अब मैं उस रूट पे जा रहा हूँ। और ये डेलिबरेटली आप करते हैं ताकि आपको कुछ इस तरह का एडवेंचर मिले? ये डेलिबरेटली होता है कि आप सखी हसन और ईसा से होते हुए यूं जाते हुए सारे कब्रिस्तान से होते हुए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने रास्ते में आते हैं। तो अब ये हुआ कि मुझे जो है, मैंने जैसे अपने लाइट लेफ्ट साइड पे देखा तो मुझे जो है वो कब्रिस्तान की स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो उससे जो है ना, वो रात का टाइम था, मतलब कि फजर की अजानें हो रही थी, फजर की अजान हो चुकी थी बल्कि, तो उस वक्त का टाइम था। तो मैंने जो है वो बिल्कुल अपने लेफ्ट साइड पे देखा, तो मुझे जो वो जो चीज़ मेरे सामने से गुजर के गई थी ना, वो उस वक्त तो बहुत तेज गई थी, लेकिन उसके बाद वो जैसे ही कब्रिस्तान के ऊपर गई ना, तो कब्रिस्तान की कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, बस वो ऐसी ही सीधा नजर आ रही है डायरेक्ट। तो मैंने वो देखा। अब मैंने ये देखा कि वो जो चीज़ थी वो एक, आप कह लें कि उसका जो जिस्म था ना, पूरा जो धड़ था वो, इट वाज अ नेकेड बॉडी, और पूरा एक कह लें कि शक्ल कुत्ते वाली थी, बिल्कुल कुत्ते वाली शक्ल थी, लेकिन वो इंसान के जिस्म था। मतलब इंसान का भी ऐसा था कि एक होता है ना बहुत ज्यादा खस्ता हालत में, जिसकी पसलियां पूरा रिब केज अंदर हुआ हुआ नजर आता है, उस टाइप की, और वो कब्रों के ऊपर से भाग भाग के जाए। वो जो मतलब कि वो पूरा जो वो था ना, मतलब कि मेरी बाइक के साथ साथ वो चल रही है और मैं अपनी बाइक तेज करी तो वो चीज़ भी तेज जा रही है। अब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं इस तरफ की तरफ देखता हुआ जा रहा था। तो अब जैसे ही कि मैंने अपनी बाइक तेज करी और मुझे पता था कि आगे जो है वो, जैसे ही कब्रें बीच में खत्म होगी तो कब्रिस्तान का गेट आएगा, तो एक छोटा सा पैच होता है, वो गेट के अंदर से मैंने जो था फौरन से अपनी बाइक जैसे ही अंदर की, तो मैं अंदर जाके देखा तो कुछ भी नहीं था। तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि मतलब वो चीज़ जो साथ साथ चल रही थी और वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। अब उसकी शक्ल बहुत अजीब थी, मतलब कि अजीब इन अ सेंस कि कुत्ते जैसी शक्ल थी, मतलब कि एक होता ना इंसान का मुंह था, लेकिन जैसे कुत्ते का मुंह आगे से आगे निकला होता ना थोड़ा सा, कहते हैं ना शबाहत आ रही थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वैसे ही, और थोड़ा सा काला सा था, फिर उसके बाद फेड होता हुआ आगे हो रहा था, तो पूरे पीछे से पूरा वाइट हो गया था, वो चीज़ थी। अब वो चीज़ मुझे नजर आई तो मैं बिल्कुल हैरान हो हो गया सकता है शायद, हो सकता है उस टाइम पे कुत्ता 2 टांगों पे भाग रहा हो।
नहीं वो कुत्ते 2 टांगों पे नहीं भाग रहा था, वो 4 टांगों पे भाग रहा था, मतलब इंसान की तरह हाथ थे और पाँव भी इंसान की तरह ही थे। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो इंसान की तरह था। और भाग रहा जानवरों की तरह है। तरह था, हाथ पाँव के बल था, भाग वो कुत्ते की तरह रहा था। और वो देखने में आप कहेंगे कि आप वो शक्ल से, मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको उसको कुत्ते से रिजेम्बलेंस दे रहा हूँ, वरना वो पूरा इंसान ही था। और वो बहुत अजीब था, मतलब ऐसा था कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा शायद सही से, लेकिन वो बहुत अजीब सा था, बहुत अजीब सा था। तो वो चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि मुझे लगा कि कोई जानवर वानवर होगा, कुछ होगा ऐसा। कि अक्सर मैंने सुना है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कब्रों में से मुर्दे निकाल के खाते, तो मुझे इस वजह से था, मैंने कहा चलो देख लेता हूँ। तो खैर एक ये हो गया, 2 वाकयात ये हो गए। ये जब से मैं इस नए घर में आया हूँ तब की बात है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि इससे पहले की बात है, शाम के टाइम की बात है। मैं शाम को, मेरे वाले साहब जो हैं वो मेरी सिस्टर को ऑफिस से लेने जाते हैं, तो घर पे कोई नहीं होता, वो अम्मी भी साथ ही जाती हैं। तो मैं अगेन घर पे मैं अकेला ही था। तो हुआ ये कि मैं सो रहा था, मेरा रूम खुला और मेरी नींद से, मतलब असर का टाइम हो गया था, असर का टाइम हो गया था। अब मेरा रूम खुला और जैसे ही रूम खुला तो मुझे जो है वो अपने वाले साहब का हाथ ऐसे नजर आया। वो जिस तरीके से मुझे उठाते हैं ना यूजुअली, तो वो बहुत जोर से हाथ मार के उठाते हैं कि उठो असर का टाइम हो गया। और ये, तो मुझे उनकी आवाज आई और रूम के अंदर से ऐसे हाथ उनका बाहर निकलता हुआ नजर आया। हाथ मतलब बाहर निकलता हुआ नजर आया। जैसे मेरी आंख खुली ना, जब उन्होंने मुझे उठाया, जैसे मेरी आंख खुली मैंने देखा, तो मुझे उनका हाथ जो है वो दोबारा किचन की तरफ जाता हुआ नजर आया। मतलब कि दरवाजा है, दरवाजे के पास ही, मेरे रूम के पास ही किचन है। तो मुझे था कि अब तरफ खड़े हुए होंगे। तो अब मैंने जो है वो, मैं सोच रहा था कि अबू शायद उस तरफ होंगे, अबू अपने किसी काम में लगे होंगे, किचन में यूजुअली कुछ कर रहे होते हैं वो। तो मैंने इस और वजह जल्दी से, से आके उठाए और चले गए वापस हाँ, किचन में। जल्दी से आके उठाया और मुझे चले गए। अब अब्बू का हाथ मुझे इस वजह से याद है बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक तो उठाया गया, दूसरा जाहिर सी बात है मेरे वालिद साहब का हाथ होगा तो मुझे याद ही रहेगा, क्योंकि उनका लेफ्ट राइट हैंड पे वो वॉच पहनते, तो इसलिए वो बड़ा वो है कि बहुत रेयर लोग होते हैं जो पहनते हैं, तो इस वजह से मुझे। तो मैंने वो देखा। अब मैं जैसे ही उठा, थोड़ी देर बाद जब मैंने होश में आया, जब नींद वींद उड़ी, सब कुछ हुआ, नहा वहा के निकला वॉशरूम से, तो मैंने सोचा कि अब्बू तो इस टाइम पे होते ही नहीं घर पे। मैंने अब्बू से कॉल करी, पूछा, मैंने कहा आप घर पे आए थे, कुछ हुआ था ऐसा? तो बोलते नहीं, मैं तो घर पे आया ही नहीं था। तो ये कुछ वाकयात हैं जो हैं मेरे अभी रिसेंटली जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ हूँ इसके हैं। इसके ये अलावा जो आपने मुझे कब्रिस्तान वाला बताया, ये जरा मुझे दोबारा से बताएं। ये कब्रिस्तान आपने कौन सा वाला बताया? सखी हसन? सखी हसन, अब सखी हसन पता नहीं, मैं सही बता रहा हूँ कब्रिस्तान के नहीं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा नॉर्थ नाजमाबाद से फिर आगे जाते हैं तो दिल पसंद आता है, दिल पसंद से आगे जाते हैं तो शादी हॉल्स आते हैं और ये सब आते हैं। सही। मैं सही बता रहा हूँ। उसके बाद फिर 5 स्टार चौरंगी आती है। ठीक है। 5 स्टार चौरंगी जैसे ही आप क्रॉस करते हैं ना, तो अगली जो चौरंगी आती है ना, वो सखी कहलाती है, आई थिंक सो। मैं असल में इस एरिया में, नॉर्थ कराची वाले एरिया में अभी जब से दुबई से आया हूँ, तभी से वहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है एरिया का नाम। लेकिन सही। जहाँ तक पता है वो सखी हसन का कब्रिस्तान ही कहलाता है। अगर कोई और बता दे, कंफर्म कर दे तो वो जो एरिया है ना वहाँ पे, अब मैं डेली गुजरता हूँ, डेली कुछ भी नहीं हुआ आज तक ऐसा। और मैं बहुत आहिस्ता बाइक चलाते हुए गुजरता हूँ, कि देखता हुआ जाता हूँ कि शायद कुछ हो, कुछ ऐसा हो रहा। आज इत्तेफाक था कि मुझे ऐसी कोई चीज नजर आ गई। और इसके अलावा ये पूरा जो ड्यूरेशन था आपका कब्रिस्तान में दाखिल होके वो चीज़ के ऊपर नज़र टिकाना, और फिर वो कब तक, जब तक, वो कितना ड्यूरेशन था? तकरीबन, 30-40 सेकेंड? हाँ, सेकंड 30-40 सेकंड, बस 30-40 सेकंड बाद कब्रिस्तान का गेट आ गया था। कब्रिस्तान का जैसे ही गेट आया था, गेट के बाद जो है वो फिर मैंने जैसे ही गेट के अंदर फौरन बाइक अपनी अंदर कर ली। तो मैंने जैसे ही देखा तो अब वो जो है ना, गेट के सामने से भी अगर वो चीज सीधा जा रही थी तो उसको गेट के सामने से भी सीधा कूद के जाना चाहिए था ना, मतलब गेट के सामने से, क्योंकि हम दोनों साथ ही चल रहे थे, वी वर लिटरली पैरेलल टू ईच अदर ना। तो अब वो चीज जैसे ही मैं अंदर गया हूँ कब्रिस्तान के, अचानक से मैंने अंदर करी, तो जैसे ही मैं अंदर गया हूँ तो अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब वो चीज़ नज़र ही नहीं आई मुझे। मेरे साथ एक सीन हुआ था सवात के अंदर, मैं अपने गांव गया था। तो वहाँ पे जो था हमारा ये था कि रात के टाइम पे हमने कहा कि यूजुअली उस जगह पे जो है वो मगरिब के बाद कह लें कि लोग खाना वाना खा लेते हैं, इशा की नमाज जो है वो बहुत सारे लोग तो घर पे ही पढ़ लेते हैं और फिर सो जाते हैं। जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आते हैं, वहाँ के लोग जो है अपने आप में जो लगे रहते हैं, जैसे कि लोग वहाँ पे हाइकिंग के लिए जाते हैं तो ये सब करते रहते हैं। तो वहाँ पे होता है कि लोग फजर के बाद जो है वो निकल जाते हैं। हमारा इरादा था कि हम ये तैयारी करके निकले थे कि हम जो है रात के टाइम पे निकले थे। तो वो भी हम यही सोच के निकले थे कि भाई थोड़ा एडवेंचर है, थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करेंगे, मज़ा आएगा।
तो रात के टाइम पे हम लोग निकले थे। अब ये हुआ कि हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी जो यूजुअली हाइकिंग के लिए करते हैं। वहाँ पे हमारे साथ 2-4 लोग भी थे जो गांव के ही थे। वो सब ने मना किया, वैसे तो मतलब कि खानदान वालों ने और सबने, रिश्तेदारों ने, सबने मना किया कि क्या कर रहे हो रात के टाइम पे, तो लोग वैसे अपने काम से बाहर नहीं निकलते, तुम तो हाइकिंग के लिए वो भी पहाड़ों पे जा रहे हो। तक कजन्स थे हम लोग, तकरीबन थे 8 से 9 लड़के थे। 8 से 9 लड़के थे उसमें। हमारे साथ फिर हमने थोड़े से वो कह लें कि उनके पास शिकारी कुत्ते थे, वो भी साथ लेके, मतलब कि ऐसे एडवेंचर के लिए हम साथ गए थे। एक मेरे साथ मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों का ये था कि भाई थोड़ा सा जो है ये चीज़ भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। अच्छा, वहाँ पे पता है कि आपका जैसे ये घर है, घर के बाहर ही आपकी जो है वो 2 कब्रें हैं। आपके जितने भी आबा अजदाद होते हैं उनकी कब्रें वहाँ पर होती हैं। बिल्कुल वैसे ही पहाड़ के ऊपर किसी का घर है तो पहाड़ के पास ही, मतलब घर के पास ही थोड़ी सी पहाड़ के ऊपर कब्रें होती हैं और ये सब होता है। तो हम लोग जो है वो तकरीबन कह लें कि आधे घंटे तक हम लोग उस पहाड़ के ऊपर चढ़े होंगे। आधे घंटे से भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हम लोग चढ़ते रहे तो काफ़ी देर में ना एक जगह ऐसी आई जहाँ पे आके हमारे कुत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गए। अब इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गए कि वो उनसे ना काबू में आ रहे हैं ना मेरे से काबू में आ रहे हैं। यूजुअली मैंने बहुत ज़्यादा पाले, और मैंने इतने पाले हैं कि मतलब कि गली के कुत्ते तो ऐसे हैं कि वो मैं एक बार कुछ करूँ ना तो वो फ़ौरन बैठ जाते हैं। मतलब इतना मुझे ट्रेन किया है मैंने कुत्तों को, ऐसा नहीं है कि पाले हैं, ट्रेन किया है मैंने। तो अब ये हुआ कि मैंने जो है वो उनको संभाल रहे हैं, वो संभल नहीं रहे, मतलब एकदम से इतना ज़्यादा भौंकने लग गए कि मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है। अब वो जो वहाँ के जो लोग थे उनको तो समझ आ गया था कि भाई क्या सीन है। तो उसने, जो हमारे साथ एक कज़न था हमारा, उसने बोला कि यार यहाँ सीन ये है कि हम लोग जिस एरिया में ना, तो तुम थोड़ा सा नीचे देखो तो यहाँ पे एक कब्र है। 2 वहाँ पे कब्रें थी नॉर्मल सी, उसके आसपास जो थे वो सिर्फ एक मट्टी की थी, कच्ची कब्र थी, और ऊपर एक सर पे वो लगा हुआ था और बस सिर्फ कांटे बिछे हुए थे। तो उसने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसी वजह से ये भौंक रहा हूँ। अच्छा, अब हम उनको घसीट के उठा के जो है वो लेके गए, इवन के वो इतने भारी हो गए थे कि हम उसे उठाए भी नहीं जा रहे थे। फिर खैर हम थोड़ा सा और ऊपर लेके गए। अब हम थोड़ा सा जब और ऊपर लेके गए ना, तो ये हुआ कि वो वहाँ से जो है वो हमारे कुत्ते जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि वो वहां से हमारे हाथ से छूटे और भाग गए सीधा नीचे। वो बिल्कुल नीचे भाग गए, बिल्कुल वापस घर की तरफ। और हस्की की आपको मैं अगर आदत बताऊं तो हस्की ऐसा नहीं है। हस्की की नेचर में यह है ही नहीं कि वो किसी चीज को छोड़ के भाग जाए। अपने मालिक को तो छोड़ के बिल्कुल नहीं भाग सकता, बिकॉज इट इज वेरी फ्रेंडली। वो बिल्कुल कभी नहीं जाता। खैर, तो अब ये जो था वो देख के मैं काफी हैरान हुआ। अब मेरा जो भाई था, जिसका मेन मोटिव ये था, हम दोनों का था ना साथ में, तो हमारा तो यही था कि भाई इसी नियत से जाना है। तो वो एकदम जो है ना, फिर हम लोगों ने खैर चलो हम चलते हैं ऊपर। हम लोग फिर भी ढीठ थे नहीं सुनने, हम फिर भी ऊपर जा रहे हैं। अब इतने में जो मेरा साथ जो मेरा बड़ा भाई है, उसने जो है वो बोला कि वो बिल्कुल है ना, वो मतलब अचानक से रुक गया और उसने सबको बोला 2 मिनट रुक जाओ। अब सब कुछ 2 मिनट रुके, हम सब 2 मिनट वहां पे रुक गए, और उसने जो है वो लंबी लंबी सांसें ली और उसने कहा कि वापसी चलते हैं नीचे। अब उसने जैसे ही कहा वापसी नीचे चलते हैं, तो हमने जो है वो कहा कि चलो ठीक है वापसी नीचे चलते हैं, क्योंकि अब ये था कि हमें पुश करने, मतलब हम 2 ही थे, हम 2 भाई थे जो रात के टाइम पे सबको लेके जा रहे। अब हम दोनों अचानक से मना करते तो बाकियों ने तो शुक्र किया कि भाई चलो, जो 2 जिनको सबसे ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था वही नीचे जाने का बोल रहे थे, तो अच्छी बात है, चल। खैर, अब हम लोग जो है वो वहां से बहुत तेजी से नीचे आने लगे, बहुत तेजी से, मतलब कि लिटरली के आप कह लें कि हमने जो रास्ता 1 घंटे के अंदर सफर किया था ना, वो हम तकरीबन कह लें कि आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर दोबारा नीचे आ गए। खैर, अब हम लोग जैसे ही घर के पास पहुंचे, तो अब हमने सबने जो है वो मेरे भाई से पूछा कि अरहम से कि भाई क्या हुआ, क्या सीन हुआ था, तुम अचानक से क्या हो गया था। तो उसने जो है वो, अब अरहम था और अरहम के साथ जो था वो वहाँ का लड़का हमारा दोस्त है हमाद। उसने बोला कि सीन, अरहम ने उसको बोला कि हमाद तूने कुछ देखा था वहाँ पे। तो हमाद बोलता है कि मैंने देखा था, लेकिन तुम लोग सारे डरो नहीं, इस वजह से मैंने बताया नहीं। तो अरहम ने बताया कि उसने क्या देखा था, और हमाद ने उसको सेकंड किया कि मैंने भी सेम चीज़ देखी थी। अरहम ये बताता है कि जैसे कि हम लोग जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे ना, तो अरहम के हाथ पे कुछ ऐसी कोई कह लें कि राल होती है ना, राल टपकती है उसके हाथ। तो अरहम ने जैसे ऊपर देखा तो पेड़ पे जो थी वो कोई एक औरत जो थी वो उल्टी लेटी हुई थी, मतलब कि कह लें कि पेड़ की जैसे ये मोटी सी शाख है, तो उसके ऊपर जो है वो हाथ, मतलब कि हाथ और पाँव नीचे लटका के और मुंह जो है एक तरफ गिरा के वो देख रही थी, और उसके मुंह से जो राल टपक रही थी ना वो अरहम के हाथ पे गिरी थी। तो जैसे ही उसकी वो पड़ी तो वो उसने फौरन से देखा,
और अब ये है कि हम दोनों भाई ऐसे हैं कि हमें डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जो हूँ तकरीबन कह लें कि व्हेन आई वाज 9 और 10 ईयर ओल्ड, तो मैं जो था वो तब मैं पजेस था, तो अरम जो था वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ, मतलब 1 साल में पजेस रहा हूँ, तो अरम जो था वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है, तो इस वजह से हम दोनों को डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से। तो उसने जो है सांस वांस ली, फिर उसने बोला कि अब चलते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ इतनी ज़्यादा, अरहम बताता है कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, इतनी ज़्यादा क्रीपी थी कि वो देख के अरहम जैसे की जो है हालत ख़राब हो गई। तो इस वजह से जो है फिर हम लोग दोबारा नीचे आ गए थे, और फिर दोबारा से हमने कहा कि भाई अब यहाँ पे मतलब कि जगह ही नहीं है जाने वाली जहाँ पे लोगों को वैसे जाया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हाइकिंग के लिए भी जाते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि असर से पहले वापसी आ जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि असर के बाद कितना टाइम लगता है मगरिब में आने में, और फिर मगरिब के बाद वहाँ पे कोई बाहर निकलता, वैसे भी नहीं बाहर निकलता। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मैं उमर बात कर रहा हूँ कराची से। यूँ तो मेरी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो नाक़ाबिले फ़रामोश हैं मेरे लिए, लेकिन जो मैं अभी आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ अपना, वो रिसेंटली मेरे साथ पेश आया। मैं और मेरे कुछ कज़न्स ने ट्रिप का प्लान किया। हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ जाना चाह रहे थे पाकिस्तान के। तो हम लोगों ने प्लान किया, हम लोग अभी 2 महीने पहले सितंबर में प्लान करके हम लोग 20 सितंबर को निकले हैं अपने घरों से। लाहौर से हम निकले हैं। तो हमारा कुछ इस तरह का प्लान था कि हम लोग नारान में डायरेक्ट ड्राइव करके नारान में स्टॉप ओवर करके 1-2 दिन रुक के फिर हुंज़ा जाएंगे। तो उसी तरह हमारा प्लान हुआ। हम लोग 20 को निकले यहाँ से, 21 को हम लोगों ने नारान में जो स्टे किया, वहाँ से फिर हम निकले 1 दिन का स्टे करके हुंज़ा के लिए। तो हम 4 लोग थे, 3 मेरे कज़न्स थे और मैं। अच्छा, आपको ये पता होगा कि नारान से जब आप कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में आपके किसी भी नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं आते, तो हम लोगों ने गूगल मैप लगा लिया था नारान में, होटल में ही हम लोगों ने मैप सेट कर लिया था कि अगर ऑफ़लाइन भी हो जाएंगे और सिग्नल्स नहीं आएंगे तो हम लोग एटलीस्ट वो मैप देखते हुए ना हम लोग अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन में पहुंच जाएंगे। हमने हुंज़ा के एक होटल का ना उस पर सेट किया हुआ था मैप पे नाम कि हम डायरेक्ट वहीं का रूट हमें शो हो। तो हुआ कुछ यूँ कि हम लोग यहाँ से निकले हैं कोई 4 बजे, और 4 बजे हम निकले हैं यहाँ से और डायरेक्ट हम लोग ना हुंज़ा के लिए निकल गए। कोई 1:30 या 2 बजे के करीब हम लोग हुंज़ा पहुँचे हैं वहाँ से। और अच्छा, हम लोग हुंज़ा पहुँचे हैं। अब हुंज़ा हम लोग जब पहुँचे हैं तो हम लोगों को अब वो होटल ढूंढना था, और उस टाइम पे कोई भी नहीं था। लाइक हम लोग बाज़ार से गुज़र रहे थे हुंज़ा के, लेकिन वहाँ पे कोई दुकान नहीं खुली हुई थी। तो एक हमने देखा कि थोड़ा आगे जाके एक दूध की डेयरी शॉप खुली हुई थी और एक सिलाई की दर्जी की दुकान पे खुली हुई थी, लेकिन वो लोग काम नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही बैठे हुए थे खोल के। हमने जाके उनसे पूछा कि ये हमें बता दें कि यहाँ से कितनी दूर है एम्बेसी इन। तो उन्होंने बोला कि ये होटल ना यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है, आप आ जाएगा, इसी रोड से चले जाओ। अच्छा, हम लोग उसी रोड से जा रहे थे तो एकदम ना हमारा गूगल मैप में ना एक टर्न शो हुआ। हम लोगों ने वो टर्न के मुताबिक हम लोग उस गाड़ी को ना हम लोग ना लेफ़्ट टर्न शो हुआ। मेन रोड थी जिस पे हम जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप के जो वो था आपका लोकेटर था, वो लेफ़्ट टर्न शो कर रहा था। अच्छा, लेफ़्ट टर्न में हमारा ना चढ़ाई थी, एक चढ़ाई पे हम लोग चढ़ गए, आसपास घर थे। खैर मैप फॉलो करते करते हम लोग फिर दोबारा एक टर्न आया, टर्न लिया। अब हुआ ये कि जब दूसरा हमने टर्न लिया तो लेफ़्ट साइड पे तो घर थे, राइट साइड पे खाई थी। हम लोग जाते रहे। अच्छा, वो 1 वे रोड थी, तो हमें लगा कि कोई रिहायशी इलाका है समथिंग, कि ये हम लोग इसी रास्ते से शायद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो खैर हम लोग उस रास्ते को फॉलो करते करते जा रहे थे कि फिर थोड़ी सी देर बाद वो जो हमारे लेफ़्ट साइड पे घर थे, वो घर भी ख़त्म हो गए और पहाड़ शुरू हो गए। अब वो लेफ़्ट साइड पे पहाड़, रोड नैरो होती गई और राइट साइड पे हमारे खाई थी। हम लोग खैर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए, हमारे पास बड़ी गाड़ी थी, हम लोग कॉन्शियस हो रहे थे क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे थे उन एरियाज़ में कि ये ना हो कि खाई में गिर जाएँ और हम लोग बहुत आहिस्ता ड्राइव कर रहे थे। तो हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में थोड़ा सा आगे गए हैं तो अब वो रोड तंग से तंग होती जा रही है। हम लोग हैरान कि यार ये गूगल मैप ये रास्ता हमें क्यों शो कर रहा था, क्योंकि बहुत पॉपुलर होटल था एम्बेसी इन और उसका कोई और रूट भी हो सकता था। खैर हम लोग रूट के हिसाब से जा रहे थे कि हम लोग रात को गुम ना जाए।
हम लोग उसी रोड पे आके जाते गए तो हल्के से ना पत्थर गिरे हुए थे, थोड़े मोटे मोटे, कि गाड़ी गुजर नहीं सकती थी। तो मैं और मेरा कज़न निकल के हम लोग ना पत्थर हटाए, और पत्थर हटा के रास्ता क्लियर करके हम वापस गाड़ी में बैठे, हम थोड़ा और आगे गए हैं। अब रोड ख़त्म ही ना हो, वो रास्ता ख़त्म ही ना हो, हमें कोई नज़र ही ना आए कि कोई रोशनी जल रही हो, कोई होटल्स नज़र आ रहे हो, कोई बाज़ार नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को। हम लोग थोड़ा सा और आगे गए हैं तो हमने देखा है कि आगे ना रोड पे झाड़ियाँ गिरी हुई हैं, दरख्त गिरे हुए हैं। तो अब मैंने जो है अपने कज़न को बोला कि आर यू श्योर यही रास्ता है, क्योंकि आगे दरख्त तो हम हटा नहीं सकते। तो उसने बोला कि तुम लोग एटलीस्ट जाके देखो, अगर हट सकते हैं तो जाके हाथ से हटा दो, ये हम वापस नहीं जा सकते यहाँ पे, क्योंकि हम लोग टर्न नहीं कर सकते गाड़ी। तो मैं और मेरा एक कज़न उतरे हैं, तो हम लोग जो है ना वहाँ से उतर के गाड़ी से हम दरख्त वाली आगे गए हैं, थोड़ी जगह पे अंधेरा था आगे बिल्कुल। और अच्छा मिनहाज, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये रास्ता था ना, इस पर हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। तो हम हेडलाइट को फॉलो करते हुए आगे गए हैं, दरख्त के पास हम लोग दरख्त हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो एकदम मेरा कज़न ना, जो मेरे थोड़ा सा आगे था, वो दरख्त पर झुका हुआ था, हाथ उसने रखा दरख्त पे और भागा मेरे पास, उमर भागो पीछे भागो। अच्छा मैं भी बौखला गया, मैं पीछे गाड़ी में भागता हुआ आया, क्योंकि आपको मिनहाज भाई ये पता है कि इन रास्तों पे यही डर रहता है कि कोई चोर ना आ जाए या फिर कोई जानवर ना आ जाए। तो हम लोग खैर भागे हैं पीछे। अब भागे हैं तो अब मेरा कज़न जो ड्राइव कर रहा था वो कहता है तुम लोगों को क्या हुआ। तो जो मेरा कज़न जो मुझे जिसने खींचा था कि हमें वापस चलो, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, उसका सांस फूला हुआ, कहते हैं यहाँ से फ़ौरन निकालो गाड़ी। अच्छा हम लोगों ने ना उसी ट्रैक को रिवर्स करना शुरू कर दिया, मतलब उसी ट्रैक पे गाड़ी रिवर्स करना शुरू कर दी। बहुत ही हब्बड़ दब्बड़ में हमने गाड़ी रिवर्स की है। फिर थोड़ी सी नैरो रोड चौड़ी हुई है, तो हम लोगों ने गाड़ी ना टर्न करने के लिए ना हम लोग मतलब टर्न करने के लिए हमने बोला कि गाड़ी टर्न कर लेते हैं, वरना रिवर्स में जाएंगे तुम खाई में गिर जाएंगे, क्योंकि हम लोग सब पैनिक में आ गए थे। तो मेरे कज़न ने, ड्राइवर जो था, उसने बोला कि कोई 2 बंदे उतर के ना मुझे अब रास्ता बता दो, मैं टर्न किस तरह करूं, क्योंकि अब मैंने अगर अपने हिसाब से टर्न किया तो हम नीचे गिर जाएंगे। मैं उतरा और मेरा जो एक और कज़न था वो उतरा, क्योंकि जो मेरा कज़न पहले उतरा था मेरे साथ, जो भागा था मुझे लेके, उसकी हालत नहीं थी, वो तो आधे बेहोश था और आधा होश में था। खैर मेरा एक और दूसरा कज़न उतरे हैं, मैं पीछे था और मेरा जो कज़न था दूसरा वाला वो आगे गाड़ी के आगे खड़ा हुआ था। तो हम लोग उसको रास्ता गाइड कर रहे थे कि इतना पीछे टायर करो, इतना करो। तो एकदम से मुझे लगा मेरे पीछे किसी ने टैप किया। आई वॉज शॉक। मुझे ये चोरों का डर था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन्स थे, गिम्बल था, लैपटॉप थे, तो मुझे डर था चोरों का। मेरे एकदम बैंड बज गई, मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं। खैर मैंने उसको गाड़ी पे मार के टर्न करवा रहा था उससे मैं, कि हल्का हल्का टैप करके कि इस तरह से टायर करो, उस तरह से। दोबारा मेरे कंधे पे ना किसी ने टैप किया। अब मैं दोबारा पलटा हूँ, फिर भी कोई नहीं। अब मुझे समझ में आ गया कि कोई और सीन है यहाँ पे। मैंने जल्दी अपने कज़न को बोला कि जल्दी गाड़ी रिवर्स करो, क्योंकि हल्का सा टर्न रह गया था होने वाला ना। तो अब जैसे ही मैं आगे, उसने बोला ना गाड़ी में बैठो, अब वो जो आगे मेरा कज़न था वो तो आगे खड़ा हुआ था हेडलाइट पे, पीछे कोई रोशनी नहीं, मैं खड़ा हुआ था। जैसे ही मैं गाड़ी की तरह अंदर जाने लगा हूँ, दरवाज़ा खोल के मुझे किसी ने धक्का मारा है और मुँह के बल नीचे गिरा हूँ। उस डर से मेरे ना हाथ उठे ना पाँव। मेरा आगे से कज़न जो है भागा हुआ आया, उसने मुझे उठा के फटाफट गाड़ी में डाला और हम लोग जो है ना फ़ौरन हम लोग गाड़ी को तेज़ भगाते हुए लेके गए उसी बाज़ार में जहाँ पे हमें वो दूध वाले की शॉप दिखी थी। हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके जो है उससे हमने पानी लिया, पानी लेके मैंने मुँह धोया, मेरे कज़न ने मुँह धोया जो बेहोश था। हम लोगों ने जब थोड़ा हम लोग हवास बहाना, मैंने बताया अपना वाक़या कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे टैप हुआ था, मुझे धक्का दिया किसी ने। फिर तो जो मेरा कज़न था, जो पहले हम लोग झाड़ियाँ हटाने जो मेरे साथ गया था, उसने हमें बताया कि जब वो दरख्त हटाने के लिए झुका है वहाँ पे, तो उसने देखा कि 2-3 कोई बालों से काले बालों वाली कोई 3-4 फुट की कद की कोई चीज़ ना भागती हुई आ रही है। तो उसको लगा कि पहले शायद कोई जानवर वगैरह होगा। वो दोबारा हटाने के दरख्त ना, वो उसने जो ऊपर देखा है तो कह रहा है कि उनकी लाल आँखें थी और वो मेरी तरफ ऐसे बढ़ी जैसे मुझे वो पकड़ के या तो मार देंगी या कच्चा चबा देंगी। कह रहे उनकी शक्लें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आँखें और लंबे लंबे काले बाल। और मैंने आज में बताता चलूँ, वो ऐसी सड़क थी कि वहाँ पे हमारे गाड़ी की लाइट के अलावा कोई लाइट नहीं थी। तो मेरा कज़न वहाँ से भागता हुआ आया और उसने मुझे गाड़ी में बिठाया। हम लोग खैर रात के 3-3:30 बजे फिर अपने डिज़ायर्ड होटल में पहुँचे और वहाँ जाके हमने सुख का सांस लिया। और ये वो वाक़या था जो रिसेंटली मेरे साथ पेश आया और ये मेरे लिए बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या था। इंशाल्लाह मैं आपसे और भी वाक़या शेयर करूँगा अपने।
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।